जल्दी से दो जो सबसे कंटेंशियस इश्यूज थे जिस पर आपको चुनाव में घेरा गया उस पर आते हैं कि सारी यहां से कंपनियां गुजरात जा रही हैं, फॉक्सकॉन और टाटा एयरबस को लेकर, और धारावी, जिसकी वजह से अडानी और वो पूरा जो मतलब आप लोगों के इर्द गिर्द आप लोगों को घेरा गया जिन आरोपों पर, अब जबकि आप सीएम बने हैं, अथॉरिटेटिवली दोनों मुद्दों पर आपका क्या जवाब है? ये पहला तो उस समय भी ये कैसा फेक नैरेटिव है ये हमने बता दिया था। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में ही आ रहा है और पहले क्वार्टर में तो जो एफडीआई आता है 52% देश का महाराष्ट्र में आया। और मैं कल ही बैठा था और हम लोग सारा जायजा ले रहे थे, तो पहले 6 मंथ्स में अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें, लास्ट ईयर हमारे यहाँ जितना एफडीआई आया उसका 90% एफडीआई पहले 6 महीनों में आ गया है। तो इतने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में आज टोयोटा महाराष्ट्र में आई है। आप नाम ले लीजिए कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी का, वो सब महाराष्ट्र में आए हुए और कर्नाटक छोड़कर आए हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार मुझे गुजरात की जो सरकार है ना, तो ऐसा लगता है कि कितनी भाग्यशाली सरकार है कि महाराष्ट्र में इनको एम्बेसडर्स मिल गए, क्योंकि हमारा जो विपक्ष है इनको तो गुजरात का एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा विपक्ष ही रोज एडवर्टीजमेंट करता है, गुजरात जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, गुजरात अच्छा है, गुजरात जा रहे हैं। अरे भाई, कभी तो आप कन्विक्शन के साथ कहो महाराष्ट्र है, 52% हमने लाया है, हमारे यहां पर सबसे ज्यादा निवेश आता है। नहीं कहते, शर्म आती है इनको कहने में। इसलिए मैं कहता हूं कल भी नंबर 1 हम थे, आज भी नंबर 1 हम है, कल भी नंबर 1 हम ही रहेंगे। धारावी रीसेटलमेंट, ठीक है, धारावी का जो काम है हम निश्चित रूप से करेंगे। कांग्रेस, उबाठा और शरद पवार जी की पार्टी का उसको एक प्रकार से समर्थन है। ये दोनों पार्टियां कभी चाहती नहीं है कि धारावी का विकास हो, क्योंकि इनकी वोट बैंक वहां बसती है। उनको ये लगता है कि अगर यहां का विकास हुआ तो ये वोट बैंक समाप्त हो जाएगी, शायद ये वोट बैंक हमारे साथ आएगी। हमने ये फैसला कर लिया है, हम करके रहेंगे। धारावी के एक एक आदमी को नया घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन उनका विरोध अडानी को लेकर है, धारावी रीडेवलपमेंट को, तो इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि उन्होंने तो घोषणा की थी कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो हटा देंगे। राहुल गांधी खड़े हुए थे, तिजोरी सेफ है। अब उनका प्रॉब्लम है, उनको सेफ का अर्थ वही समझता है। राहुल गांधी को सेफ का अर्थ सुरक्षा नहीं समझता, उनको सेफ ही तिजोरी समझती है, उनको तिजोरी की भाषा ध्यान में आती है। लेकिन मैं वापिस आपको कहना चाहता हूं, इसका रीडेवलपमेंट तो मैंने शुरू किया, मैं मुख्यमंत्री था उस समय, हमने इसका टेंडर दिया था। अडानी जी तो नहीं थे, किसी और को दिया था। उद्धव जी की सरकार आई, उन्होंने उस टेंडर को रद्द किया। नए टेंडर की सारी कंडीशंस उद्धव जी की सरकार ने मंजूर की, सारी। कैबिनेट का निर्णय उद्धव जी का है, सारी कंडीशंस। हमने उसमें एक केवल बदलाव किया, उन्होंने टीडीआर का कैपिंग नहीं रखा था। मुझे ध्यान में आया कि अगर टीडीआर का कैपिंग नहीं होगा तो जो भी डेवलपर है वो मुंबई का टीडीआर किंग बनेगा, वो मार्केट को मोनोपोलाइज करेगा। इसलिए हमने टीडीआर का कैपिंग डाल दिया। बाकी सारी कंडीशंस ये उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने मंजूर की, उसके ऊपर टेंडर आया। लेकिन अब वो कहीं भी टीडीआर बेच सकते हैं ना पूरे मुंबई में, पहले जैसा नहीं रहा ना कि भाई उसी इलाके में बेच सकते हैं या नहीं। ऐसा पहले वो भी तो चेंज हो गया। नहीं, वो हमने चेंज नहीं किया, ओरिजिनल कंडीशन में। इससे पहले केवल नॉर्थवर्ड टीडीआर बेचा जा सकता था। उद्धव जी की सरकार ने निर्णय किया कि साउथवर्ड भी बेचा जाएगा, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कैप नहीं डाली। तो उससे होता क्या कि टीडीआर का मार्केट उनके हाथ में चला जाता और कोई भी कीमत पर वो बेचते। हमने नियम कर दिया, इसकी कैपिंग होगी, 90% ऑफ द मार्केट रेट से ऊपर वो जा नहीं सकते। मार्केट रेट से 90% के नीचे उनको बेचना पड़ेगा। कीमत में जो धारावी वासी है उनका सेटलमेंट वही होगा, सबका सेटलमेंट हम देखिए। देखिए, ऐसा है, जितने धारावी के एलिजिबल लोग हैं, 2011 से पहले जो धारावी में रहने को आए, चाहे वो रहवास वाले हो या बिजनेस वाले हो, सबका रिसेटलमेंट हम वहां करेंगे। 2011 के बाद के जो लोग हैं वो वैसे पात्र नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का निर्णय है। लेकिन हमने कहा कि अगर आप उनको कुछ नहीं दोगे तो आप नया धारावी तैयार करोगे, क्योंकि आप उनको अगर निकाल के आप जहां जाना है जाओ,
तो कहीं ना कहीं तो जाकर बसेंगे। इसलिए फिर हमने उसमें एक मार्ग निकाला। हमने कहा हम उनको परमानेंट घर तो नहीं दे सकते, हम उनको रेंटल हाउसिंग देंगे और 12 साल तक वो रेंटल हाउसिंग में रहने के बाद उसके मालिक बन सकते हैं। ऐसा उसमें से हमने मार्ग निकाला। तो जिनको हम रेंटल हाउसिंग देंगे उनको वहां देना चाहिए, ऐसा कोई उसका कंपल्शन नहीं है। वो दूसरी जगह भी हम दे सकते हैं। या कितने साल में होने की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, क्योंकि इसका विरोध भी काफी होगा आपको। कम से कम इसको देखिए, ये जनरेशनल जिसको कहते हैं, इस प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं, मिनिमम 7 ईयर्स इसको लगता है, मिनिमम 7 ईयर्स। सर, कोई टेंटेड मिनिस्टर्स को बाहर निकालने का कुछ प्लान है? आपने कुछ बोल के रखा है कि भाई अभी बहुत बदनामी सहन कर ली, अभी इनको नई जगह मिलनी चाहिए? अभी कंपल्शन नहीं है, पॉलिटिकल कंपल्शन। बिल्कुल, हम तीनों ने मिलकर ये तय किया है, क्योंकि उनके वोट तय करेंगे, हमारे हम तय करेंगे, दादा के दादा तय करेंगे। इन तीनों ने मिलकर ये तय किया और अपने मिनिस्टर्स का मूल्यमापन करें, मूल्यांकन करें और मूल्यांकन के आधार पर किसको रिपीट करना है और किसको नहीं करना है तय करें। ऐसा तीनों ने तय किया। जिन पर केसेस है करप्शन के या बाकी, इसीलिए मूल्यांकन काम का भी करेंगे, चरित्र का भी करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। अगर पूरे विदर्भ के इलाके में हम देखें, पश्चिमी महाराष्ट्र देखें, यहां पर आपको जीत के क्या फैक्टर्स, क्योंकि वहां पर सोया और कपास के किसानों में काफी स्ट्रेस दिख रहा था, आप उसको कैसे टैकल करेंगे? और इधर पश्चिमी महाराष्ट्र में भी आपने, बीजेपी ने भी वहां अच्छा किया, एनसीपी दूसरे नंबर पर है, वहां क्या वजह रही इन दो इलाकों में जहां जो कि शरद पवार का गढ़ था? नहीं, अगर विदर्भ की बात करें तो बिल्कुल सही बात है कि कपास और सोयाबीन की जो खरीद पिछले समय हुई थी वो एक प्रकार से मार्केट रेट उसमें नीचे चला गया था और इसलिए किसानों का नुकसान था। तो हमने लोकसभा से पहले ये घोषणा की थी कि हम लोग भावांतर योजना लाएंगे और जो अमाउंट है उसको मैच करके किसानों को देंगे। 5,000 रुपया हम, एमएसपी बढ़ाना पड़ेगा आपको? नहीं, तो हमने उस समय, मैं इसका पहले जवाब देता हूं, ये हमने घोषणा की थी। लोकसभा के बाद वो पैसा उनके खातों में गया, तो इसीलिए अभी जब खरीद शुरू हुई तो शुरुआत में रेट नीचे थे, लेकिन किसानों के मन में विश्वास था कि अगर प्राइस डिफरेंस रहा तो सरकार पैसा देती है, क्योंकि उनके खातों में पैसा गया था। हमने कहा कि हम ये करेंगे। पर वो तो 15% तक ही देती है ना सर? नहीं, 15% नहीं, हमने तो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो प्राइस मैच कर लिया, मैच कर लिया हमने। और अभी हम लोगों ने केंद्र सरकार से निवेदन करके, सोयाबीन की खरीद में प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि इस बार बारिश लेट तक चली तो सोयाबीन में मॉइस्चर ज्यादा था, तो मॉइस्चर कंटेंट 15% था, 12% पे खरीद होती है। हमने केंद्र सरकार को ये कहा कि आप 15% पर खरीद की हमको इजाजत दीजिए, 3% का अगर डिफरेंस आया हम बेयर करेंगे, आप मत दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी। उन्होंने वो चेंज कर दिया। अभी जो खरीद हो रही है सोयाबीन की 12 जनवरी तक चलेगी। अभी यानी अभी हम 6 दिसंबर को है, हमने पिछले 15 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतनी खरीद कर ली है, तो पूरी खरीद हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि किसानों में हम विश्वास जगा पाए। और जहां तक वेस्टर्न महाराष्ट्र का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र, ये आप अगर पिछला भी चुनाव देखेंगे तो जब एक प्रकार से शरद पवार जी को एक बड़ा एडवांटेज मिला वेस्टर्न महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में, फिर भी बीजेपी का नंबर कम नहीं हुआ था, बीजेपी का नंबर उतना ही था। तो एक प्रकार से वेस्टर्न महाराष्ट्र ये बीजेपी का धीरे धीरे गढ़ बना है। और इस बार इतना फायदा इसलिए मिला कि लोगों ने अजित पवार जी को शरद पवार जी के सामने मैंडेट दे दिया। उनका वोट ट्रांसफर हुआ? मैंडेट ईवीएम ने आपको जिताया है, इस पर क्या जवाब है? बैलेट यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी की, बैलेट से वोट होना चाहिए। जब तक हार का आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे और अपने आप से झूठ बोलेंगे तब तक उनकी पार्टी ऊपर नहीं आ सकती। एक सीधा सवाल पूछता हूं कि इधर अमित देशमुख लड़ रहे लातूर शहर में और लातूर ग्रामीण में धीरज देशमुख लड़ रहे। धीरज देशमुख हारते और अमित देशमुख जीतते, तो क्या धीरज देशमुख जी के यहाँ ईवीएम मैनेज हो गया और यहाँ नहीं हो पाया? देखिए, बहुत बचकानी बात है। आप लोकसभा में जीतते तो ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं है, आप झारखंड में जीतते उसी दिन तो प्रॉब्लम नहीं। एक ही दिन नांदेड़ में हम विधानसभा जीतते और आप लोकसभा जीतते तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है आत्मचिंतन करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, एक दो आखिरी सवाल के साथ अंत करेंगे। एक चीज पूरे देश को बहुत
मतलब मिस्टीरियस लगती है, और वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस 44 साल की उम्र में पहली बार सीएम बने। मराठा वर्चस्व वाले महाराष्ट्र में जहां 33% मराठा है, लेकिन 60% सांसद मराठा है, लगभग 125 से ज्यादा विधायक मराठा हैं, वहां पर क्या आप उस कास्ट फ्रेमवर्क को तोड़ने में कामयाब हुए हैं एज अ लीडर? क्या प्रधानमंत्री का वो एक्सपेरिमेंट कि वो मोहन यादव को सीएम बनाते हैं मध्य प्रदेश में, या मनोहर लाल को हरियाणा में एक वक्त पे बनाते हैं, सैनी साहब को बनाते हैं, और देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाते हैं, क्योंकि आप ही के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार, मतलब अब तक का बेस्ट रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है ये बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जात जो है, जात ये नेताओं के मन में है, लोगों के मन में नहीं है। लोग व्यक्ति देखते हैं, लोग काम देखते हैं, नेता कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं, नेता लोगों के अंदर कास्ट की भावना निर्माण करते हैं। और मोदी जी में ये हिम्मत है कि गुजरात से लेकर तो देश तक मोदी जी ने हमेशा लोगों की बात सुनी है, लोगों के मन की बात सुनी है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में आज हमको 132 जगह मिली है और कुल मिलाकर 137 मिली, तो मराठा समाज ने भी हमको वोट दिया और ओबीसी समाज ने भी वोट दिया, तभी हमको मिली। अब लोगों ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में मराठाओं का वोट हमको नहीं मिला। मैं सवाल हमेशा पूछता हूं कि 43.9% कांग्रेस को मिला, यानी उनकी आघाड़ी को, और 43.6%, 0.3% का फर्क था। अगर मराठा समाज हमको वोट नहीं देता तो क्या हम 43.6% पर जाते? मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर आप देखें, सबसे ज्यादा मराठा जो एमएलएज है बीजेपी से चुनकर आए हैं। तो मराठा हो या ओबीसी हो, सब लोग हमारे साथ में। जाति की राजनीति तब शुरू होती है जब दूसरी कोई राजनीति मतलब पैठ नहीं जमा पाती। जैसे मेरे खिलाफ पिछले 5 सालों में जब मैं मुख्यमंत्री था तो मुझ पर कोई दाग नहीं लगा पाए, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं कर पाए, तो बचा क्या था? एक ही चीज बची थी, उसमें उन्होंने जाति की राजनीति करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। महाराष्ट्र को मेरी जाति मालूम है और महाराष्ट्र ने मुझे स्वीकारा है। नहीं, तो ये तो आपके सहयोगी दल भी कभी कभी करते हैं ना, मराठा नेता, और ये नहीं, देखिए वो ठीक है। कभी आपको लगता है कि उन्हें भी बताना चाहिए कि देखो ये नहीं चलेगा करके? अगर पॉलिटिक्स में ये होता है, कई बार मैं मजाक में कहता हूं कि पहले निर्णय होता है, उसके पीछे तत्व खड़े किए जाते हैं। ऐसा हर एक व्यक्ति का या हर एक समूह का अपना एक स्वार्थ होता है, उस स्वार्थ के लिए फिर तत्व खड़े किए जाते हैं, उसके लिए कारण खड़े किए जाते हैं, तो ये सब तो होता ही है। आखिर में सर, आपने 19 पे घोषणा दी थी, मैं पुनाई, फिर आपने वो समुंदर वाली बात कही कि पानी उतरता देख घर मत बसा लेना, मैं समुंदर हूं लौट के आऊंगा। अभी आगे कुछ घोषणा तैयार है आपको? कुछ महाराष्ट्र रुकिएगा नहीं, ऐसा आप लिख रहे हैं। लेकिन 29 के लिए कुछ तैयार है? क्योंकि अमित शाह पहले कह चुके हैं कि भाई 29 में हमको अकेले लड़ना है। नहीं, ऐसा है, एक अच्छी सरकार हमको चलाना है। मैंने एक चीज बहुत साफ शब्दों में कल भी कही है कि भले ही हमारे विरोधियों की संख्या कम हो, लेकिन उनकी संख्या से उनका आकलन नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, कम संख्या के विरोधियों को भी साथ में लेकर काम करेंगे। साथ में मतलब पार्टी में लेकर नहीं। अच्छा, लोकतंत्र में जिस प्रकार से सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष साथ में काम करता है, और मेरा प्रयास ये होगा कि मुझे इस बात का हमेशा दुख रहा है, 2019 से पहले महाराष्ट्र में एक राजनीतिक संवाद हुआ करता था, जो बहुत कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। पहले आप शुरू करेंगे? मैं करूंगा, मैं करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने सबको फोन किया है। मैं करना चाहता हूं, इस पॉलिटिकल संवाद को वापस शुरू करना चाहता हूं। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहीं पर 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बीजेपी की शुरुआत के वक्त स्थापना पे कहा था कि एक दिन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और आपने 132 कमल और सहयोगियों के साथ 137 खिलाकर मुख्यमंत्री पद की रेस में स्थापित कर दिया अपने आप को। अगले 5 साल आपके कामकाज पर नजर रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू, आज तक पर आने के लिए। धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।